हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सीटेट अगस्त 2023 के लिए साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, जो कि 12 जनवरी 2023 को आपका एग्जाम हुआ था। उसमें साइंस के जो क्वेश्चन आए थे वो करा रहे हैं हम आज, और जो एक्सपेक्टेड हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं इस टाइप के ही क्वेश्चन आने वाले हैं जो आज मैं कराने वाला हूं। तो शुरू करते हैं साइंस के क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल का एक युग्म है। कौन सा रबी फसल का एक युग्म है, ये हमसे पूछा गया है। दोस्तों, इसको बताने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जो रबी की फसल होती है इसकी एक ट्रिक होती है। क्या भाई? रवि, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। रवि आरजू के सच्चे गम में डूबा। क्या? रवि आरजू के सच्चे गम में डूबा। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। तो आरजू में आ से आलू हो गया, रा से राई हो गया, और जू मतलब जा से जौ हो गया, और का से आपका ये साइलेंट रहेगा, के आपका साइलेंट रहेगा। और सा से सच्चे में सा से जो होगा वो आपका सरसों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरसों हो जाएगा। और चा से चना हो जाएगा, गा से गेहूं हो जाएगा, माँ से आपका क्या हो जाएगा भाई? माँ से मटर हो जाएगा। और दूसरा में जो है उसमें मसूर हो जाएगा। तो आरजू के सच्चे गम में डूबा, ये इसकी ट्रिक हो गई। तो इससे आप बता सकते हैं कि जो रबी की फसल क्या क्या है भाई? जो धान है ये तो खरीफ की होगी, क्योंकि जो खरीफ की फसल होती है उसकी भी एक ट्रिक है जो कि बहुत आसान है, वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल तो इसमें जो आपका गेहूं भी आ रहा है, आपका गा से गम में जो गेहूं आ रहा है, गा से गेहूं, और सा से सरसों, सच्चे में रवि आरजू के सच्चे गम में डूबा। मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा, समझ में नहीं आया, तो आप एक बार फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं, बैक करके थोड़ा सा देख सकते हैं। तो गेहूं भी आ रहा है और सरसों भी आ रहा है। तो गेहूं और सरसों जो है वो आपकी रबी की फसल हो जाती है। कौन सी? रबी की फसल हो जाती है। इसके अलावा मैं आपको एक ट्रिक और बता दूं। जो खरीफ की फसल होती है, उसकी भी मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। तो इसकी एक ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है। खरीफ की अम्मा गधा बजाती। खरीफ की अम्मा गधा बजाती। क्या बजाती? की अम्मा गधा बजाती, गधा बजाती। ये आपकी ट्रिक हो गई खरीफ फसल की। तो इसमें की से जो है, का से क्या हो जाएगा? आपका कपास हो जाएगा, का से कपास हो जाएगा। और आ से आपका क्या हो जाएगा भाई? अरहर हो जाएगा। और माँ से क्या हो जाएगा? आपका मक्का हो जाएगा। और इस वाले माँ से क्या हो जाएगा? मूंगफली हो जाएगा। और गा से आपका क्या हो जाएगा भाई? गा से जो आपका हो जाएगा वो गन्ना हो जाएगा। गन्ना भी आपका खरीफ की फसल है। धा से धान हो जाएगा, बजाती में बा से बाजरा हो जाएगा। जा से ज्वार हो जाएगा। ती से तिलहन, मतलब मूंग अरहर, ये सब आ जाती हैं इसमें। ये जितनी भी दालें होती हैं वो भी आपकी किस में आ जाती हैं? खरीफ में आ जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जो रबी की फसल होती है वो क्या होती है? गेहूं और सरसों। रवि आरजू के सच्चे गम में डूबा, मैंने बता दिया। आ से आलू, रा से राई, जा से जौ, सा से सरसों, चा से चना, गा से गेहूं, माँ से मटर, और माँ से क्या हो जाएगा भाई? मसूर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, जो आपका ये रहा आपके सामने। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि सारे ऑप्शन दिख जाएं आपको। ये रहे आपके सारे ऑप्शन आपके सामने। एक्चुअली ये 12 जनवरी 2023 को जो एग्जाम हुआ था उसका पूरा पेपर ही उठा लिया मैंने। ठीक है, तो देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें कौन सा कथन सही होगा, कौन सा गलत होगा, ये हमें बताना है। तो पढ़ लेते हैं पहला। पीने के पानी को उबाल कर पीना हेपेटाइटिस ए के विरुद्ध एक प्रभावशाली बचाव है। एक प्रभावशाली क्या है? उपाय है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जिसे हेपेटाइटिस ए हो जाता है उसके लिए अगर पीने का पानी जो हो वो उबला हुआ पानी जो हो अगर पीता है व्यक्ति तो उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है, प्रभावशाली उपाय होता है उसके लिए।
कथन, कारण क्या हो गया, ये तो हो गया कथन। अब कारण क्या कह रहे हैं, हेपेटाइटिस ए एक बैक्टीरिया जनित रोग है, मुख्य रूप से जल द्वारा संचारित होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये बैक्टीरिया जनित रोग नहीं होता है, ये वायरस होता है, ये वायरस जनित रोग होता है। क्या होता है, वायरस से होता है। और आपने सुना होगा हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस ए बी, इस टाइप से आपने सुना होगा कि कोई हेपेटाइटिस ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, तो ये क्या होता है, वायरस होता है। क्या होता है भी, वायरस होता है। तो इसमें बैक्टीरिया दिया है, तो जो कारण है वो तो हमारा गलत हो गया, लेकिन जो कथन है, विकथन जो है वो बिल्कुल सही है। तो जिस ऑप्शन में ए सही होगा और आर गलत होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 3 में दिया है ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भी। एक तत्व X ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड बनाता है जिसका विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। निम्नलिखित में से X क्या हो सकता है। सो दोस्तों आपको एक बात तो पता होगी, नीले लिटमस को लाल कौन करता है, क्षार करता है या अम्ल करता है। तो आपको पता है अम्ल करता है। नीले लिटमस को लाल कौन करता है भी, अम्ल करता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान लीजिएगा ये एसिड है और ये बेस है, और यहाँ पे क्या है, ब्लू लिटमस पेपर है और यहाँ पे रेड है। तो जो एसिड होता है वो ब्लू को क्या करता है भी, ब्लू को रेड कर देता है, और रेड तो रेड रहता ही है। ऐसे ही जो बेस होता है, जो क्षार होता है, वो ब्लू को क्या कर देता है, ब्लू को ब्लू ही रहने देता है। आप इससे याद कर सकते हैं, बी से बेस और बी से ब्लू। तो ब्लू ही रहता है बेस में, और जो रेड है वो हो जाता है ब्लू, जो रेड है वो ब्लू हो जाता है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। मतलब नीले लिटमस को लाल कर रहा है, तो कौन कर रहा है भाई, ये ब्लू को रेड कौन कर रहा है, एसिड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एसिड बनाता होगा, कहीं ना कहीं ये एसिड बनाता होगा। तो हम एक बार देख लेते हैं। एक तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एक ऑक्साइड बनाता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, सल्फर होगा। तो जैसे अगर आप देखें सल्फर में क्या करेंगे आप, अगर ऑक्सीजन की क्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, SO2 बन जाएगा, SO2 बन जाएगा। और जब हम इसमें जल मिला देंगे, जब हम इसमें क्या मिला देंगे, जल मिला देंगे, तब ये क्या बन जाएगा भाई, H2SO4 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, H2SO4 ये बन जाएगा। बाकी आप बैलेंस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अम्लीय है, तो ये क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। सल्फर विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में वायु में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। किस परिस्थिति में वायु में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी, ये आपको बताना है। तो दोस्तों मैं ध्वनि के बारे में कुछ बातें आपको बता दूं। जो ध्वनि होती है वो क्या होती है, एक प्रकार की शक्ति होती है, और जो कि अनुदैर्ध्य तरंगों से मिलकर बनी होती है। कौन सी भाई, अनुदैर्ध्य कौन सी भाई, अनुप्रस्थ जो होती हैं वो प्रकाश में, लाइट में होती हैं, लेकिन जो ध्वनि होती है वो अनुदैर्ध्य होती है। अनुदैर्ध्य जो होती हैं वो ध्वनि में यूज होती हैं, तरंगे। ठीक है, इसके साथ मैं आपको बता दूं, जो ध्वनि को मापने की जो यूनिट होती है वो होती है डेसिबल। क्या होती है भाई, डेसिबल होती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ध्वनि है निर्वात में इसकी गति बिल्कुल जीरो होती है, निर्वात में ये बिल्कुल नहीं चलती है ध्वनि, निर्वात में बिल्कुल नहीं होती। इसके लिए क्या होते हैं, किसी स्रोत की जरूरत होती है, किसी भी चीज़ की जरूरत होती है, उसमें ये ध्वनि महसूस होती है। जिससे मैं आपको बता दूं, और कोई ठोस चीज़ है तो उसमें ज़्यादा ध्वनि महसूस होगी, और लिक्विड है तो उसमें कम होगी। तो इसी प्रकार से जो चीज़ ज़्यादा ठोस होगी उसमें, इसमें लिखा है 0 डिग्री पर शुष्क वायु में जी नहीं, 0 डिग्री पर अगर शुष्क वायु होगी तो इसमें नहीं होगी, क्योंकि और भी ऑप्शंस दिए हैं ना, इससे ज़्यादा तो इसमें होगी। 0 डिग्री पर आर्द्र वायु में, जो इसमें कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा हो सकती है। और दोस्तों मैं बता दूं, वायु में जो ध्वनि की चाल होती है वो 345 के करीब होती है, 345 के करीब होती है। फिलहाल तो जो ऑप्शन 4 थर्ड जो दिया है, 40 डिग्री पर शुष्क वायु तो भाई हल्की होती है, तो इसमें तो कम ही होगी कहीं ना कहीं इसकी अपेक्षा। चौथा ऑप्शन जो दिया है 40 डिग्री 40 डिग्री आर्द्र भूमि, तो कहीं ना कहीं आर्द्र वायु, जो यही कहीं ना कहीं हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन
ये देख लेते हैं। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं जो भी क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, और आप ये मान के चलिए आपके जो 20 अगस्त को आपका एग्जाम होने वाला है उसमें आएंगे ही, इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे। मतलब सेम टू सेम अगर इस टाइप के क्वेश्चन ये क्वेश्चन नहीं आए तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये आप बिल्कुल कन्फर्म कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह वस्तु का सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? कौन सा समूह सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारा क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। जो हमारा क्या होता है भाई, उत्तल दर्पण जो होता है वो हमारा क्या बनाता है, आभासी, और क्या बनाता है, जो हमारा उत्तल दर्पण जो होता है वो हमारा बनाता है आभासी और सीधी इमेज बनाता है, आभासी और सीधी इमेज बनाता है। और इसका उल्टा, ये दर्पण का ठीक उल्टा लेंस होता है, तो लेंस में क्या होता है, उत्तल का ठीक उल्टा होगा, उत्तल का उल्टा क्या होगा, अवतल। तो अब जो प्रॉपर्टीज उत्तल दर्पण की होगी वो प्रॉपर्टीज क्या होगी, वही विशेषताएं अवतल लेंस की होंगी। तो और जो अवतल लेंस की होंगी वही उत्तल दर्पण की होंगी। इसी टाइप से हम कह सकते हैं जो अवतल दर्पण की प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, उत्तल लेंस की होंगी। अब आपको पता है उत्तल दर्पण जो होता है उसमें कैसी बनती है भाई प्रतिबिंब, उसमें बिल्कुल बनती है आभासी। कैसी बनती है, आभासी प्रतिबिंब बनती है, और बिल्कुल सीधी प्रतिबिंब बनती है, क्योंकि आपको पता है जो प्रतिबिंब आभासी बनेगी वही सीधी बनेगी, और जो रियल बनेगी वो तो इन्वर्टेड बनेगी, है ना, उल्टी बनेगी। तो जो अवतल हमारा लेंस है, अवतल लेंस की सेम प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी भाई, आभासी प्रतिबिंब बनेगी और सीधी बनेगी। और समतल दर्पण का तो आपको पता है, समतल दर्पण का तो आपको पता है, इसमें तो इमेज आभासी और सीधी ही बनती है। आप देखते होंगे हर रोज शीशे के सामने खड़े होकर देखते हैं तो वो क्या होता है, वो समतल दर्पण ही होता है, प्लेन मिरर ही होता है। क्या होता है भाई, वो होता है हमारा प्लेन मिरर होता है। तो जो उत्तल दर्पण और अवतल लेंस और समतल दर्पण हमारे कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। तो उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और समतल दर्पण विल बी द राइट आंसर, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी इसके बारे में मैंने पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से समझाया, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मेज पर स्थिर अवस्था में रखी हुई किताब के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही होगा? कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ये हमसे पूछा गया है। स्थैतिक घर्षण एकमात्र बल है जो उस पर लग रहा है, मतलब ये कह रहा है स्टैटिक जो फ्रिक्शन है केवल वही लग रहा है। ये तो हम केवल वाली बात तो गलत हो जाती है भाई, इसमें एकमात्र लिखा है, ये बात सच है। जब स्थिर अवस्था में कोई मेज पर कोई किताब रखी है तो उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक घर्षण लग रहा है, ये बात बिल्कुल सही है, इसको हम बिल्कुल भी नहीं नकार सकते हैं। लेकिन हम ये कहना गलत हो जाएगा कि उस पर केवल एकमात्र यही बल लग रहा है, उस पर भी गुरुत्वाकर्षण भी तो लगेगा, लेकिन इसमें भी एकमात्र कहना गलत बात हो जाएगी, क्योंकि इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन भी लगता है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है, और ये बात उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, ये बात तो बिल्कुल कहनी गलत हो जाएगी। और उसमें चौथा ऑप्शन क्या दिया है, उस पर संतुलित बलों का एक युग्म लग रहा है, ये बिल्कुल सही है। इसमें क्या कह रहा है, उस पर संतुलित बलों का एक युग्म लग रहा है, कहीं ना कहीं स्टैटिक फ्रिक्शन भी लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है, इस टाइप के जो बल लग रहे हैं वो संतुलित बलों का एक युग्म लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का सार्वत्रिक शुद्ध रूप है? तो कार्बन जिसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा है जिसमें ज्यादा कार्बन पाया जाता है वही शुद्ध रूप होता है, आपको पता है, तो जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाएगा वही होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो कोयला गैस होती है और जो चारकोल होता है, इसमें जो कार्बन पाया जाता है केवल 10% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, केवल 10% पाया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये तो आंसर होने वाला नहीं है। कोलतार में जो पाया जाता है कोयला वो पाया जाता है 78%। कितना पाया जाता है, 78%। लेकिन जो हमारा कोक होता है, कोक में जो कोयला पाया जाता है वो पाया जाता है 98%। कितना, 98%। तो आप इसमें देख रहे हैं सबसे ज्यादा कोयला किसमें पाया जा रहा है, कोक में पाया जा रहा है, और हमसे शुद्ध रूप पूछा गया है, तो शुद्ध रूप तो वही होगा जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोक, कोक विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसका इंग्लिश वर्जन देखना चाहें तो इसमें ये देख सकते हैं इंग्लिश वाला क्वेश्चन, बाकी मैं आपको हिंदी में दिखा रहा हूँ। ये आपका इंग्लिश में रहा, अब आपका ये आ गया हिंदी में, तो मैं आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीवों का समूह है? तो एक कोशिकीय जीवों का समूह कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपने पढ़े होंगे जो एक कोशिकीय होते हैं, हमारा ईस्ट है,
हमारा क्या है भी, ईस्ट है, अमीबा है, और हमारा बैक्टीरिया जो होता है, जीवाणु जिसे हम कहते हैं, ये हमारे सब क्या है, एक कोशिकीय जीव हैं। क्या भाई, यूनिसेलुलर जीव हैं, एक कोशिकीय जीव हैं। आप चाहें तो इसे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इंग्लिश में हमारा क्वेश्चन क्या लिखा है, सिंगल, क्या है, सिंगल कार्ड ऑर्गेनिज्म। तो हमारे जो एक कोशिकीय जो जीव होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया क्या क्या होते हैं भी। हमारा जो ईस्ट है, अमीबा है, बैक्टीरिया जिसे जीवाणु कहते हैं वो भी होता है। तो जिस ऑप्शन में हमारे ये तीनों दिए गए होंगे भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाई हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। क्या दिया, ऑप्शन नंबर 3 में साफ साफ लिखा है ईस्ट, अमीबा, बैक्टीरिया, जो कि अभी मैंने बताया। ईस्ट, अमीबा और बैक्टीरिया जैसे जीवाणु कहते हैं, ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनकी जो पूरी बॉडी होती है केवल एक सेल से बनी होती है, केवल सिंगल सेल से बनी होती है, एक सेल से इनकी बॉडी बनी होती है, ईस्ट, अमीबा और बैक्टीरिया की। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंग्लिश में ये रहा और आपका हिंदी में ये रहा। हिंदी में आपका ये क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। एक परिवार ने कार द्वारा दिल्ली से जयपुर तक यात्रा की। यात्रा के आरंभ में पथमापी जो है उस पर पाठ्यांक जो था 4157 था। कितना था, 4157 किलोमीटर था। और यात्रा के अंत में कितना था भाई, 4436 था। यदि यह यात्रा पूरी करने में 5 घंटे और 10 मिनट लगे हैं तो उसकी औसत चाल जो होगी वो क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो अब हमें पहले तो ये देखना होगा वो कितनी दूरी चला, और कितनी दूरी, इतने 5 घंटे और 10 मिनट में कितनी दूरी चला है, उसके अकॉर्डिंग अब हम निकाल लेंगे। क्योंकि आपको पता है जो स्पीड का फॉर्मूला होता है, जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही तो होता है इसका फॉर्मूला। तो देख लेते हैं भाई, जो इसकी टोटल डिस्टेंस होगी वो 4436 में से जब हम 4157 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 16 में से 7 गया भाई, कितना बच गया, 9। हमारा कितना आ गया भाई, 279 आ गया, 279 हमारा आ गया। ठीक है, 279 हमारा आ गया। तो अब हम देख लेते हैं भाई, अब हम क्या करते हैं, अब हम देख लेते हैं इसका क्या होगा राइट आंसर। तो दूरी तो हमारी आ गई कितनी, 279 किलोमीटर। 279 किलोमीटर हमारी क्या आ गई, दूरी आ गई। और हमारा जो टाइम दिया है वो कितना दिया है, 5 घंटे 10 मिनट। 5 घंटे 10 मिनट मतलब 10/60, क्योंकि मिनट है, मिनट को घंटे में बदलना होगा। तो इस टाइप से लिख सकते हैं, इसे 0 से 0 कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे पूरा अच्छे से लिख लेते हैं। 6 पंजे 30 और 1 31, 31/6 हमारा टाइम हो जाएगा, 31/6 घंटे। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस तो हमारी होगी 279 और जो हमारा टोटल टाइम है वो हमारा क्या है, 31/6। तो 31 हमारा ये हो गया। अब ये नीचे 6 है तो हमारे ये 6 क्या पहुंच जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम काटेंगे जब 31 से, तो 31 नेमा हमारा पूरा 279 जा रहा है। तो 9 छक 54, कितना आ रहा है, 9 छक 54, 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या आ गई, औसत चाल आ गई। 54 किलोमीटर प्रति घंटा कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है अभी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, ये रहा आपके सामने। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे आपको सारे ऑप्शन दिखते रहें। निम्नलिखित में से किन परिघटनाओं का कारक पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन को कहा जा सकता है, कहा जा सकता है, ये हमसे पूछा गया है। जो पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकता है, ये हमसे पूछा गया है। तो पवन की दिशा की सटीक उत्तर दक्षिण दिशा से विचलन, ये बात बिल्कुल सही है। ऐसा होता है, जो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन होता है उसकी वजह से क्या होता है, जो हवा होती है उसकी दिशा की सटीक उत्तर दक्षिण दिशा से विचलन भी हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही हो गया। दिन व रात का बनना, दिन व रात भी इसी की वजह से बनती है। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी तो घूमती है। अब आप कुछ लोग कहते होंगे कि भाई सूर्य पूर्व से निकलता है पश्चिम में छिप जाता है, मतलब कहीं ना कहीं सूर्य ही घूमता रहता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे सूर्य नहीं घूमता है, एक्चुअली हमारे जो पृथ्वी है, पृथ्वी ही घूमती है। पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसकी वजह से दिन और रात भी होते हैं, और जो उत्तर दक्षिण दिशा से विचलन भी होता है हवा का। और ऋतुओं का बनना, ऋतुओं का बनना भी वायुमंडल की वजह से होता है, ये नहीं हो। और ग्रहण का लगना भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी हमारा सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए व बी विल बी द राइट आंसर।
अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देख लेते हैं भाई। एक गुलाब सूर्य के प्रकाश में लाल दिखता है, हरे प्रकाश में यही गुलाब किस रंग का दिखेगा, ये हमसे पूछा गया है। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब सूर्य का प्रकाश आता है, जो स्पेक्ट्रम पड़ता है, तो किसी चीज़ पर जब पड़ता है ना, तो जो उसका कलर होता है, तो उसके अलावा जो 7 कलर होते हैं उनमें से बाकी सारे कलर्स को वो क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और जिस कलर का परावर्तन करता है, जैसे कि इसमें जो गुलाब होता है वो रेड रंग का क्या करता है, लाल रंग का परावर्तन कर देता है, इसलिए गुलाब क्या लगता है, सूर्य के प्रकाश में लाल रंग का दिखता है। और अगर इसे हरे प्रकाश में रख दिया जाए तो ये कैसा दिखेगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वो कैसा दिखेगा, काला दिखेगा। कैसा दिखेगा, काला दिखेगा। काला आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, ब्लैक 2 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा हो जाएगा, देख लेते हैं अभी। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। यदि पानी में नमक मिला दिया जाए तो पानी क्वथनांक और हिम बिंदु पर क्रमशः क्या असर पड़ेगा। तो जो पानी का क्वथनांक है और जो उसका हिम बिंदु है, हिमांक बिंदु है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट और हिम बिंदु मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जो है, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हमसे पूछा गया है। अगर पानी में नमक मिला दिया जाए तो दोनों बढ़ जाएंगे, दोनों तो नहीं बढ़ेंगे भाई। क्वथनांक बढ़ जाएगा किंतु हिम बिंदु घट जाएगा, बिल्कुल सही है, ये बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो आपका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, जो आपका हिम बिंदु होगा, वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन 73 देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने। पक्षियों में निम्नलिखित में से कौन सा अंग नहीं पाया जाता है। मूत्राशय नहीं पाया जाता है, आंत नहीं पाई जाती है, यकृत नहीं पाया जाता है, वृक्क नहीं पाए जाते, किडनी नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारी किडनी होती है ये भी हमारे पक्षियों में पाई जाती हैं। लीवर भी पाया जाता है, यकृत जिसे हम कहते हैं, आंतें, इंटेस्टाइन जो होती है वो भी हमारी पाई जाती है। लेकिन जो मूत्राशय होता है, जो मूत्राशय होता है वो पक्षियों में नहीं पाया जाता है। तो हमारा कहीं ना कहीं राइट आंसर यही होगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछा है जो इसमें नहीं पाया जाता है, जो पक्षियों में नहीं पाया जाता है, ये हमसे पूछा गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा होने वाला है, 74। ये रहा आपके सामने। ये रहा आपके सामने। अधिकांश पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन निम्नलिखित रूप में प्राप्त करते हैं। अधिकांश पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन निम्नलिखित रूप में प्राप्त करते हैं। किस, मुक्त नाइट्रोजन में, नाइट्रिक अम्ल में, जीने, नाइट्राइट्स में, जीने, ये क्या होता है, नाइट्रेट्स में प्राप्त करते हैं। क्या होता है, ये पूरी साइकिल होती है, नाइट्राइट साइकिल होती है, उससे क्या होता है भाई, नाइट्रेट्स में प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं भाई, नाइट्रोजन को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, नाइट्रेट्स में प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। ये भी अब हम देख लेते हैं। आप एक कमरे में हैं जिसकी भौगोलिक दिशाएं आपको ज्ञात नहीं है, आपको पता नहीं है। तो आपको 10 क्षण चुंबक दिए गए हैं। तो एक चुंबक के एक ध्रुव को आपके लिए चिन्हित कर दिया गया है। अब आपको कम से कम कितने और चिन्हित ध्रुवों की आवश्यकता होगी जिससे कि आप सभी 10 चुंबकों के दोनों ध्रुवों की पहचान कर पाएं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आपको एक पता चल गया, आपको पता होगा जो हमारी चुंबक होगी वो होती है, वो युग्म में होती है। किसमें, युग्म में होती है। तो उसमें क्या होती है, उत्तर और दक्षिण दिशाएं दिखाई गई होती हैं, वो प्रदर्शित करता है। तो उसमें क्या होता है, चुंबक जो होती हैं, जो उसके जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में मिलती हैं, और जो एक जैसी होती हैं वो एक दूसरे को नहीं प्रतिकर्षित करती हैं। ये समझ लो आप, एक दूसरे से नहीं चिपकती हैं, और जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे से चिपकने लगती हैं, एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। जो इसमें हमें एक बता दिया है तो बाकी तो हमें वैसे ही पता चल जाएगा। तो इसमें ना एक होगा, ना 2 होगा, ना 3 होगा। इसका जो राइट आंसर होगा कोई नहीं, कोई नहीं विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है भाई, देख लेते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि आपको दिखता रहे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76।
तो इस टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन जो पिछली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने कराए थे उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ था, और ये देखिए इसमें भी आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इस टाइप का ये क्वेश्चन आपका आने ही आने वाला है। तो आपको बता दूं दोस्तों, जो हमारा एसिटिक एसिड होता है, जो हमारा एसिटिक एसिड होता है वो हमारा कहाँ पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। और मैंने पिछली क्लास में ये बताया था, लैक्टिक अम्ल हमारा किसमें पाया जाता है? दही में पाया जाता है, दही दूध में पाया जाता है। और जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू, जैसे नींबू में ही पाया जाता है। और जो एक्चुअली साइट्रिक एसिड जो होता है, जो हमारा साइट्रिक एसिड जो होता है वो किस में पाया जाता है भाई? जो हमारा एस्कॉर्बिक होगा वो तो हमारा पालक में कह देंगे, और जो साइट्रिक होता है, साइट्रिक एसिड जो होता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। तो ये हमारा किस में पाया जाएगा भाई? नींबू में। ये हमारा किस में पाया जाएगा? ये पाया जाएगा हमारे नींबू में। तो हमारा ए का 4, मतलब ए का 4 से मिलान हो रहा है, और बी का किससे? 3 से हो रहा है। तो ए का 4 इसमें नहीं है, ए का 4 इसमें नहीं है, ए का 4 इसमें है, लेकिन बी का 3 नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों, मैंने एक मैराथन क्लास कराई थी साइंस की, तो अगर आप वो देख लेंगे तो आप समझ लीजिएगा आपका साइंस का कोई भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग उर्वरक के रूप में नहीं किया जाता है? ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो उर्वरक के रूप में यूज किया जाता है, किससे किया जाता है? NPK। NPK, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस और K फॉर पोटेशियम। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये हमारे क्या है? उर्वरक। तो जिसमें इन तीनों में से इनमें कोई पाया जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा भाई? वो हमारा क्या हो जाएगा? उर्वरक हो जाएगा। तो अमोनियम सल्फेट में हमारा सल्फेट पाया जाता है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है, तो ये तो हमारी उर्वरक हो जाएगी, ये तो हमारी उर्वरक हो जाएगी। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम पाया जा रहा है और नाइट्रोजन भी पाया जा रहा है, ये भी हमारी उर्वरक हो जाएगी। कैल्शियम सुपरफास्फेट, तो इसमें आपका फास्फोरस पाया जा रहा है खूब, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी? उर्वरक। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगी, कैल्शियम कार्बोनेट है, कार्बोनेट थोड़ी ना कोई उर्वरक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमसे नहीं पूछा गया है जो हमारा उर्वरक नहीं है, तो कैल्शियम कार्बोनेट ही हमारा क्या नहीं है? उर्वरक नहीं है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका इंग्लिश में आप चाहें तो देख सकते हैं, उसके बाद हम हिंदी में आपको दिखा देते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत के निम्न राज्यों में से किसके चक्रवात से प्रभावित होने की संभावना सबसे अधिक है? तो दोस्तों आपको पता है, जिसके किनारे जो प्रदेश हमारा समुद्र के किनारे होगा, कहीं ना कहीं उसी में तो चक्रवात की संभावना ज़्यादा होगी। तो हरियाणा तो भाई लैंडलॉर्ड है, तो इसमें तो होगी नहीं। मध्य प्रदेश भी बीच में पाया जाता है, तो यहाँ भी नहीं होगी। उत्तराखंड में भी नहीं होगी। जो हमारा आंध्र प्रदेश है यही तटीय राज्य है, ये हमारा क्या है? तटीय राज्य है। तो जहाँ जो तटीय राज्य होंगे वहीं पे चक्रवात की संभावना होती है। तो आंध्र प्रदेश में ही हमारी चक्रवात की ज़्यादा संभावना होगी इन ऑप्शंस में से। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 79, क्वेश्चन नंबर 79 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से जीवों का कौन सा युग्म बडिंग मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो जो बडिंग के द्वारा प्रजनन करते हैं, एक्चुअली प्रजनन के कई प्रकार होते हैं, प्रजनन के जो है कई प्रकार होते हैं। तो हमसे जो पूछा गया है बडिंग प्रजनन पूछा गया है। जो बडिंग प्रजनन है उस वो किस किस में होता है, ये हमसे पूछा गया है। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारा बडिंग सिस्टम होता है, जो बडिंग प्रजनन जो होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है, बडिंग जिसे हम मुकुलन भी कहते हैं, वो हमारा हाइड्रा में होता है। वो हमारा एक्चुअली ईस्ट में होता है और हमारा हाइड्रा में होता है। ईस्ट और हाइड्रा दोनों में होता है। किस में होता है? ईस्ट में होता है और हाइड्रा में होता है। ये ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 अब हम देख लेते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अन्य सभी को अनेक लवणीय विलयनों से विस्थापित कर सकता है? सो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन हर बार की शिफ्ट में आता ही आता है। हर बार जितने भी बार पेपर आपका हुआ है, हर बार इस टाइप का क्वेश्चन आया ही आया है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था, जो इसकी जो अभिक्रियाशीलता जो होती है, क्योंकि आपको पता है जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है
जो हमारा तत्व ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है वो हमारे कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। तो मैंने अभिक्रियाशीलता के अकॉर्डिंग जो क्रम से मैंने बताया था वो बताया था, क्या बताया था, पीएससी में आज IL इस टाइप से मैंने बताया था आपको। P मतलब पोटेशियम, S मतलब सोडियम, C मतलब कैल्शियम, M मतलब मैग्नीशियम, A मतलब हमारा एल्यूमिनियम, Z मतलब जिंक और I मतलब आयरन, L मतलब लेड। इस टाइप से मैंने पूरा क्रम आपको बताया था पिछली क्लास में। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपको 20 अगस्त को आपका एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखी है तो। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जिंक। क्या हो जाएगा भाई, जिंक हो जाएगा। तो जिंक विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे वो हमारे आ रहे हैं पेडागोजी के, जो हमारी विज्ञान का शिक्षा शास्त्र है उसके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पिछली क्लास में भी मैंने कराए थे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट भी थे और ये भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। सुश्री प्रिया छात्रों को स्पंदन और ध्वनि के बीच संबंध दिखाना चाहती हैं। जो वाइब्रेशन होता है और ध्वनि के बीच क्या संबंध दिखाना चाहती हैं, जो हमारा वाइब्रेशन होता है और ध्वनि का उससे क्या कनेक्शन है ये हमें बताना है, मतलब ये बताना चाह रही हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस शैक्षिक उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो मेज को उंगलियों से थपथपाना और आवाज़ सुनना, जी नहीं ये तो नहीं होगी। इलास्टिक के एक बैट को खींचकर छोड़ना और उसमें होने वाले स्पंदनों को ध्यान से देखना, ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, ये तो कहीं ना कहीं बच्चा केवल स्पंदन ही देखा है ना, केवल वाइब्रेशन ही देख रहा है, स्पंदन ही देख रहा है। तो इससे तो भाई ध्वनि का कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा है, मतलब आप तो उसे ही काउंट करोगे केवल, तो वो तो नहीं हो पाएगा। पानी में एक पत्थर फेंकना और उससे ध्यान से देखना, तो भाई उससे ध्यान से देखेंगे तो आप उसके बबूले टाइप के, मतलब एक सर्कल टाइप का बना हुआ दिखेगा, लेकिन उससे क्या होगा, केवल वाइब्रेशन दिखेगी आपको। ध्वनि अगर आप नहीं सुनेंगे तो उससे कोई कनेक्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन बोलते समय गले में होने वाले स्पंदन को महसूस करना, तो जब हम बोलते हैं तो उससे आवाज़ निकलती है, तो हमारे जो अंदर एक पार्ट होता है उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब हम बोलते हैं तो जो वाइब्रेशन होता है ना, उसी वजह से जो हमारा तालू होता है अंदर एक पार्ट होता है हमारा, वो जब वाइब्रेट करता है तभी हमारी आवाज़ निकलती है, उसके बिना हमारी आवाज़ नहीं निकल पाती है। तो कहीं ना कहीं जब वाइब्रेशन होता है, जो वाइब्रेशन होता है तो उसी को हम ध्वनि कहते हैं, जो वाइब्रेशन होता है उसी को हम ध्वनि कहते हैं। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यही हमारा सही तरीका होगा पढ़ाने का। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। ये भी हमारा पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, देख लेते हैं। आपके छात्र अभी अभी कक्षा 8 में प्रवेश किए हैं। आपके छात्र अभी अभी कक्षा 8 में प्रवेश किए हैं। अगर NCERT के अनुसार कक्षा 7 तक पढ़ाए गए सिद्धांतों में छात्रों ने लगभग निपुणता हासिल कर ली है, मतलब अच्छे से वो 7 तक के जो भी सिलेबस है उसको समझ चुके हैं। तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक संभावना क्या है जिसका वे वर्णन नहीं कर पाएंगे, जिसका वो वर्णन नहीं कर पाएंगे वो क्या हो सकता है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये हमसे पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा देख लेते हैं। कपास के बीजों को कपास के तंतुओं से अलग करना, ये तो कृत्रिम तंतुओं का अलग अलग वस्तुओं में प्रसंस्करण, प्राकृतिक तंतुओं का ऊन में प्रसंस्करण, प्रयोगशालाओं की स्थिति में रेशम कीट की प्रक्रिया, रेशम कीट की प्रक्रिया। तो ये हमारा कौन सा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। तो इसमें कौन सा सही होगा भाई, इसमें कौन सा सही होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारे बच्चे हैं जो कक्षा 8 में आएंगे वो क्या नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे भाई, कृत्रिम तंतुओं का अलग अलग वस्तुओं में प्रसंस्करण नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहें तो इसे इंग्लिश में भी देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसका आंसर इंग्लिश में भी देख सकते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स इंटू क्या होगा, सिंथेटिक फाइबर्स इंटू डिफरेंट आर्टिकल्स में ये चेंज नहीं कर पाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा जाएगा। कृत्रिम तंतुओं का अलग अलग वस्तुओं में प्रसंस्करण नहीं कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। अगर आप चाहें तो इंग्लिश में देख सकते हैं, बाकी अब हम हिंदी में देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। सुश्री शिल्पा एक गतिविधि के माध्यम से पार्श्व परिवर्तन की अवधारणा को पेश करना चाहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस प्रयोजन के लिए सबसे उपयुक्त होगी, ये हमसे
पूछा गया है कौन सी गतिविधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी। तो दोस्तों एक बार मैं इंग्लिश में भी आपको पढ़ा देता हूँ इस क्वेश्चन को। मिसिस सिल्फा वांटेड टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटरल इन्वर्सन थ्रू एन एक्टिविटी के थ्रू। ये बताना चाहती हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी विल बी द मोस्ट suitable फॉर द पर्पज। तो राइटिंग ए वर्ड ऑन ए पेपर, रोटेटिंग इट बाई 180 डिग्री, कहीं ना कहीं हमारा यही राइट आंसर हो जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया टेक्स्ट बुक वाला पाठ्य पुस्तक वाला हमारा गलत हो जाता है। ऑब्जर्विंग मिरर जी नहीं, शोइंग द लेटर ए जी नहीं, तो हमारा जो होगा राइट आंसर सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा हमारा राइट आंसर? जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया गया है वही हमारा सही हो जाएगा। एक कागज पर एक शब्द लिखना और फिर उस कागज को 180 डिग्री घुमा देना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 अगर आप इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में ये रहा आपके सामने, ओपन एंडेड। ओपन एंडेड क्वेश्चन, इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है। तो देख लेते हैं भाई, कौन सा विकल्प एक खुले सिरे वाले प्रश्न का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जो ओपन एंडेड प्रश्न होते हैं तो दोस्तों आपको पता है ओपन एंडेड प्रश्न के जो आंसर दे सकता है, ओपन एंडेड जैसे हमने कोई प्रश्न किया तो उसके जो ओपन एंडेड जो आंसर दे सकता है वो कौन दे सकता है? प्रतिभाशाली बच्चा दे सकता है सृजनात्मक। तो दोस्तों आपको पता है जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है वो तो सटीक आंसर देता है और एक आंसर देता है, लेकिन जो हमारा सृजनात्मक बच्चा होता है, जो हमारा क्रिएटिव बच्चा होता है, वो एक क्वेश्चन के हर पहलू को अलग अलग देख के हर तरह से उसका आंसर देता है। जब आप ये समझ लीजिएगा जब एक क्वेश्चन के कई आंसर आए और कहीं ना कहीं वो सही भी हों तो वही क्या होते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन के आंसर होते हैं। क्या होते हैं? ओपन एंडेड होते हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा वो हमसे पूछा गया है। तो देख लेते हैं, मानवों की कलाई किस प्रकार की हड्डियों से बनी गई है? तो ये तो भाई डायरेक्टली आप बता सकते हैं, इसमें तो कोई सोचने समझने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। क्या सभी पशुओं में हड्डियां होती हैं? जी भाई ये भी आप बता सकते हैं, सभी में होती हैं या नहीं होती हैं। और भिन्न प्रकार के पशु किस प्रकार के एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करते हैं? ये क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, इसमें ओपन एंडेड अलग अलग आंसर आ सकते हैं, हर बच्चे के अलग अलग आंसर आ सकते हैं, जिसमें बहुत सारे आंसर आए, अलग अलग आंसर आए। जिस क्वेश्चन का एक आंसर आ जाए वो तो हो जाएगा भाई क्लोज एंडेड, लेकिन खुले एंडेड वाले जो खुले सिले वाले जो क्वेश्चन होंगे उसके कई जवाब आएंगे। चूल चूल जोड़ किस प्रकार का हिंज जोड़ से भिन्न है? तो ये भी हम बता सकते हैं डायरेक्टली। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? इसके कई अलग अलग आंसर देंगे बच्चे। भिन्न प्रकार के पशु किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करते हैं, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। अगर आप चाहें तो इसे इंग्लिश में इस टाइप से देख सकते हैं। अब हम हिंदी में पढ़ लेते हैं इसे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न छात्रों में निगमनात्मक तर्क विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो निगमनात्मक तर्क, तो दोस्तों आपको पता है निगमनात्मक एक विधि होती है। उसमें क्या होता है, पहले हम बच्चों को क्या कर देते हैं, नियम बता देते हैं, जो सूत्र फार्मूला होते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है, जो मान लीजिए मैथ का, हम मैथ पढ़ा रहे हैं, तो पहले हम क्या बता देंगे, फॉर्मूला बता देंगे, उसके बाद हम उसे क्वेश्चन देंगे उसी से रिलेटेड, तो बच्चा क्या है कर देगा आसानी से। तो ये क्या होता है, निगमनात्मक विधि होती है। तो निगमनात्मक तर्क विधि, तर्क विकसित करने के लिए आप सबसे उपयुक्त क्या काम करेंगे? अंतः सेशन के दौरान मध्यपट संकुचित करें। क्यों होता है ये कहेंगे? जी नहीं, ये बात तो बिल्कुल हम नहीं कहेंगे। क्या आप ये कहेंगे श्वास रंध्र और श्वास प्रणाल की किस प्रकार नासिका छिद्रों से तुलना की जा सकती है? ये भी नहीं कहेंगे। पादप जीवंत होते हैं, क्या आप पादप श्वसन करते हैं? जी हाँ, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा हमारा निगमनात्मक तर्क के अकॉर्डिंग ये सही हो जाएगा। इससे क्या होगा, निगमनात्मक तर्क विकसित होगा। यदि भोजन गलती से श्वास नली में चला जाएगा तो क्या होगा? ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। आप चाहें तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा भाई, प्लांट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, डू प्लांट्स रेस्पायर? क्या प्लांट्स क्या कर सकते हैं, श्वसन कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं? ये होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 इंग्लिश में ये रहा। अब हम देख लेते हैं हिंदी में। हिंदी में ये रहा आपके सामने, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, भी क्वेश्चन को कर लिया हमने छोटा।
अवसादन की अवधारणा को पेश करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त संसाधन क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। अब आप सोचते होंगे अवसादन, तो मैं आपको बता दूं, आप चाहें तो इंग्लिश में देख सकते हैं। तो जो अवसादन वो होता है, वो क्या होता है भी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन एड फॉर ए टीचर टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेडिमेंटेशन। अवसादन क्या होता है, सेडिमेंटेशन होता है। क्या होता है भी, सेडिमेंटेशन होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं तो इसका क्या होगा, ए फिल्टर पेपर जी नहीं, मिक्सचर ऑफ ऑयल वाटर जी नहीं, ड्रॉपिंग ए स्टोन ऑफ इन ग्लास ऑफ वाटर जी नहीं, ए ग्लास ऑफ मडी वाटर जी हाँ। जो मटमैले कलर का जो पानी होगा, जो गंदा पानी होगा, भाई हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा गंदे पानी का गिलास, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। मटमैले पानी का एक गिलास हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 ये रहा आपके सामने, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं भाई। निम्नलिखित में से विषय कौन सा विषय सिमुलेशन सॉफ्टवेयर द्वारा सबसे अच्छी तरह से सिखाया जा सकता है। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सिमुलेशन क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। तो इससे हम क्या क्या चीज़ अच्छे से सीख सकते हैं, ये हमें बताना है। क्या करना है, ये हमें बताना है क्या हम अच्छे से सीख सकते हैं। तो देख लेते हैं। एक असमतल सतह पर एक गेंद के लुढ़कते हुए रुक जाने तक की दूरी का प्रेक्षण करना, जी नहीं, ये तो हम नहीं सिखा पाएंगे अच्छे से सिमुलेशन सॉफ्टवेयर से। तराजू का प्रयोग करते हुए, जी नहीं। पहियों के साथ या उनके बिना कुर्सियों को धकेलने के प्रभाव से, जी नहीं। ऊंचाई से फेंकी गई गेंद के प्रक्षेप पथ का प्रेक्षण करना, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इंग्लिश में देख सकते हैं। तो ऑब्जर्विंग द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए बॉल प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए हाइट, हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 88। आप चाहें तो इसे इंग्लिश में देख सकते हैं, बाकी अब हम हिंदी में देखने वाले हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। एक हुक गतिविधि वह होती है जो छात्रों के वर्तमान ज्ञान का उपयोग करती है और रुचि पैदा करती है। प्रकाश संश्लेषण के विषय में एक परिचयात्मक पाठ शुरू करते समय सुश्री सलोनी के उपयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी हुक गतिविधि होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो ये कौन सी विधि होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, क्या होगा अगर पौधों के पत्तों को हटा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं हमारा यही राइट आंसर हो सकता है, लेकिन दूसरे ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। स्वयंपोषी और विषमपोषी के लिए पोषक तत्वों के विभिन्न स्रोत क्या होते हैं, जी नहीं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, जी नहीं। क्या आपने ऐसे पौधे देख सकते हैं जिनकी पत्तियां हरी नहीं होती हैं, जी नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या होगा अगर पौधों के पत्ते को हटा दिया जाए, तो क्या होगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। ये रहा आपके सामने। एक छात्र ने कहा कि मिट्टी में नमी बिल्कुल नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी सुधारात्मक क्रिया इस गलत धारणा को दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो जो बच्चों के अंदर जो गलत धारणा बैठी हुई है कि मिट्टी में नमी बिल्कुल नहीं होती है, इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो लकड़ी के एक फट्टे पर मिट्टी का नमूना रखना, जी नहीं, ये तो कोई सही नहीं होगा, इससे तो समझ नहीं पाएगा बच्चा। मिट्टी के नमूने की वजन की धूप में सुखाने से पहले और सुखाने के बाद तुलना करना, जी हाँ। जो मिट्टी का नमूना है वो उसमें क्या होगा, नमी होगी। तो नमी जो होगी तो हम उसे पहले दिखाएंगे, और फिर हम जब उसे धूप में सुखा लेंगे तो वो बिल्कुल सूखी हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, बच्चे की जो ये धारणा है, जो गलत धारणा है, उसको हम सुधार सकते हैं। तो कहीं ना कहीं राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। ये रहा आपका इंग्लिश में, अब आप चाहें तो हिंदी में देख सकते हैं। ये रहा आपके सामने हिंदी में, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। श्री राकेश ने अपनी कक्षा में रासायनिक परिवर्तन की अवधारणा समझाई। छात्रों का आकलन करने के लिए वह निम्नलिखित में से किस विकल्प को प्रमाणिक अथवा वास्तविक कार्य के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो छात्रों को एक मैग्नीशियम पट्टी जलाकर उसमें होने वाले परिवर्तनों को देखने के लिए कहेंगे, जी नहीं, ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे।
चूने के पानी में गैस प्रवाहित करने की व्यवस्था स्थापित करेंगे, ये भी हम नहीं करेंगे, ये भी हम नहीं करेंगे। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस सुरक्षात्मक परत लगाने के लिए घोल तैयार कीजिए, ये हम बिल्कुल कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन करने के लिए, कम तापमान बनाए रखने के लिए शीतलन कक्ष तैयार कीजिए, ये हम नहीं कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। सो दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो थैंक यू।